संकेत भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने तंत्र का दुरुपयोग किया है। यहाँ नहीं, हर जगह किया है। दिल्ली में क्या नई बात है? इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा मीडिया, देश का मुख्य धारा का मीडिया बीजेपी के भोंपू की तरह काम करता है। ये जो शीश महल की खबरें जिस तरह से चलाई गई, अगर वो बाकी बीजेपी के नेताओं की चला दें और अगर प्रधानमंत्री निवास की चला दें, तो देखिए क्या स्थिति हो जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीधे-सीधे विपक्ष के नेता की तरह व्यवहार किया। ये तो बिल्कुल बीजेपी का ऑफिस बना रखा है इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के उसको। लेकिन क्या केवल इतने से हम आम आदमी पार्टी की हार को समझ सकते हैं? क्योंकि ये तो 2019-20 में भी था। ये 2014-15 में होना शुरू हो चुका था। तब आम आदमी पार्टी क्यों जीत गई? इतने बड़े मार्जिन से जीती और आज क्यों हार गई? तो केवल ये कहना काफ़ी नहीं है। सब सीधी बात है, कुछ लोग जो कि विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ मुड़ा करते थे, उन्होंने इस बार बोलने से इनकार कर दिया। क्यों किया? कुछ तो कारण है, मैंने गिनाए। जिन हुँ, लोगों को लगा कि दिल्ली के अंदर सफाई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है। लेकिन उसके साथ एक दूसरी चीज़ थी जिसका ईमानदारी से ज़िक्र करना चाहिए, वो ये कि पहले जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, तो एक बिल्कुल अलग छवि लेके आई, एक बिल्कुल अलग लोगों को आश्वासन दे के आई कि बाकी सब राजनीति करते हैं, हम तो कुछ अलग करने आ रहे हैं। जब आप और सब लोगों को चोर बता के आई। अरविंद केजरीवाल तो काफ़ी स्थूल भाषा में सब लोगों को चोर बोला करते थे। जब आप सारी दुनिया को चोर बताएँगे, तो लोग आपका अपना रिकॉर्ड तो ज़रा ध्यान से चेक कर ही लेंगे। और जब आप पे शराब का वो जो शराब के स्कैम के आरोप लगे, उस आरोपों पे अभी तक कोर्ट ने जवाब नहीं दिया है। और ये साबित नहीं हुआ है, मेरे विचार से साबित होगा भी नहीं कि सीधे-सीधे अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए। लेकिन हुँ। स्कैम तो था, इसमें कोई संदेह नहीं। शराब नीति के अंदर घोटाला तो हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। घोटाला किसने किया, किसे पैसे मिले, लेकिन इनकी नाक के नीचे घोटाला हुआ, ये दिल्ली के लोगों को दिख गया। और दूसरा, जब आप गिनवाते हो कि भाई शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे हुए हैं। आप कहते हो कि ना गाड़ी लूँगा, ना सरकारी बंगला लूँगा और उसके बाद आप ये सब करते हो। तो कहीं न कहीं लोगों को लगता तो है कि भाई इनमें और दूसरों में क्या फ़र्क है? तो भैया इतना ज़्यादा उपदेश आप क्यों दे रहे थे? हुँ। तो जिसे दुनिया मंदिर समझ रही थी, वो एक तरह से दुकान निकला। तो अब जब आप मंदिर में जाते हो तो आप आँख बंद करके पैसा देते हो। दुकान में आप पैसा देते हो, तो आँख खोल के देते हो और पूछ भी लेते हो, भैया साथ वाली दुकान में तो ये रेट पे मिल रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो इसके अंदर? ये बदलाव हुआ हुँ। है 2013 और आज के बीच में। और इन सब चीज़ों की वजह से दिल्ली के लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। वो सवाल पूछे तो उसके उत्तर नहीं मिले। हालाँकि आज भी आम आदमी पार्टी के पास बहुत अच्छा खासा वोट है। और अगर पार्टी ईमानदारी से या कम से कम कहिए शिद्दत से टिकी रहे इस पे, तब भी वो पार्टी को बचा सकते हैं। लेकिन आगे क्या होगा इस पे सवालिया निशान है। सवालिया निशान इसलिए है कि पार्टी बिल्कुल चुनाव पर निर्भर हो गई है। पार्टी केवल और केवल दिल्ली के आधार पे चलती है। पंजाब में राज कर रही है लेकिन दिल्ली से राज कर रही है। और पार्टी का मतलब हो गया अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत हार एक तरह से पार्टी की हार में बदल रही है। तो ये जो हार है, उसकी जो वास्तविकता है, उससे कहीं ज़्यादा असर इस हार का पड़ सकता है। योगेन जी, अंग्रेजी में एक कहा जाता है, इफ यू लिव बाय द रूल्स यू डाई बाय द रूल्स। अब यहाँ लिव और डाई जैसे शब्द तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो संदर्भ वही है? हनुमान मंदिर के पीछे जो ऑफिस था आम आदमी पार्टी का, जहां वो पहली बार आप सब हिस्सा थे, जी, एक टीम जी, काम जी। कर रही थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन फिर धीरे धीरे आप छिटके और भी बहुत सारे लोग छिटके और वो पूरी तरीके से केजरीवाल सेंट्रिक पार्टी हो गई। उसका फायदा भी हुआ 2 बार, लेकिन अब वही नियम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में कन्वर्ट हो गए। जी। और अब खुद लोग, कुछ लोग तो छिटके और कई लोगों को तो चुन-चुन के निकाला गया, एकदम बिल्कुल स्टालिनिस्ट हंट के स्टाइल के अंदर निकाला गया, जो-जो व्यक्ति इनकन्वीनिएंट था। उस सब से क्या हुआ, व्यक्तियों को जो हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है। उसका असर ये हुआ कि आज जबकि पार्टी को अब आम आदमी पार्टी सत्ता के बाहर होगी, 20-22 एमएलए होंगे उनके पास, लेकिन क्या ये एमएलए टिकेंगे? क्या पार्टी के लोग टिकेंगे? जब हम्म, सत्ता आपके पास नहीं है, सीबीआई का नोटिस आ रहा है, ईडी की रेड होनी शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ से कुछ लाखों के या करोड़ों के ऑफर आने शुरू हो जाएँगे।
ऐसे में कितने लोग टिकेंगे? टिकते वो हैं जो कि जिनमें या तो एक राजनैतिक कमिटमेंट हो या वैचारिक कमिटमेंट हो। अब संगठन के प्रति कमिटेड लोगों को तो ऊपर से नीचे तक चुन-चुन के निकाल दिया गया। तो अब जबकि टिकने की बारी आएगी, कितने लोग टिकेंगे इसके पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है। मेरे पास उत्तर नहीं है हम्म, इस चीज़ का, हम्म। लेकिन ये एक सवाल है और ये बहुत ही एक तकलीफ़देह सवाल है आम आदमी पार्टी को जो अब फेस करना पड़ेगा। आपको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में से लोग छिटकेंगे और वो जो एक आम आदमी पार्टी में एक सामाजिक गोंद था वो कुछ हद तक उसकी चिपकन कम हो जाएगी? छिटकेंगे से ज़्यादा देखिए बहुत सीधी-सीधी बात कहूँ तो बीजेपी एक टोटल डोमिनेंस की पॉलिटिक्स करती है। हम्म, बीजेपी आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा के हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी। उसके बाद कुछ खेल होंगे। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की, इनके लीडर्स को तोड़ने की शुरुआत हो जाए, जैसे चुनाव से पहले भी हुआ था। और ऐसे हम्म, में कितने लोग टिकेंगे, ऑपोजिशन में रहते हुए, ये जानते हुए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी, प्रताड़ना होगी। ये हम्म, जानने के बाद कितने लोग टिकेंगे, ये एक सवालिया निशान है। आम आदमी पार्टी के पास एक संभावना गुजरात में थी। मुझे लगता है कि गुजरात में अब पार्टी के लिए अपनी पिछले बार की परफॉर्मेंस को रिपीट करना संभव नहीं होगा, क्योंकि हम्म, कांग्रेस उतनी अगंभीर नहीं होगी गुजरात में जितनी कि पिछले बार थी। हम्म, गोवा में पहले से नीचे ही आ सकती है, हरियाणा के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है और ले दे के बचा है पंजाब। पंजाब से जो खबर है बहुत अच्छी नहीं है आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में और पंजाबी इतने ज़्यादा धीरज वाले लोग नहीं कि भाई ठीक है, 2-1 बार टर्म दे के देख लो, काम नहीं किया, कान पकड़ा निकाला, उस स्टाइल का है पंजाब में तो हम्म, इसलिए आम आदमी पार्टी को काफ़ी च अगर और अगर पंजाब उनके हाथ से निकल जाता है, तो क्या आम आदमी पार्टी बच पाएगी? ये एक सवाल है जो कि आमतौर पे नहीं पूछा जाता। अगर कोई पार्टी 2 बार बहुत शानदार जीत के बाद तीसरी बार हार जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम्म, आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है और जिस तरीके से पार्टी बनी है, उसके सामने अस्तित्व का संकट आ सकता है। हम्म। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगेंद्र यादव जी, वोट परसेंटेज को लेकर के आम आदमी पार्टी 43.48, बीजेपी 46.69। तो यहां तक तो आपका कैलकुलेशन सही है कि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी एकदम ही डेसिमेट हो गई या एकदम ही बिखर गई, छितर गई वोट परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 43.48 कोई बुरा वोट शेयर नहीं हुआ, जी, लेकिन इतने में तो कई फिर पार्टियाँ जीत जाती हैं चुनाव। एग्जैक्टली यूपी में तो 29% पर पार्टियां जीती हुई हैं। लेकिन योगेन जी, कांग्रेस को 6.68% वोट शेयर मिला है और एक आम तौर से एक बात आम आदमी पार्टी में ये हो रही है कि बी टीम का काम किया, ये ना इस तरीके से लड़ते तो ये हमारे लोग जीत जाते। ऐसे में आप क्या कहेंगे? 2 बात है। पहले तो ये बहुत मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ऑपोज़िशन को इस देश में कुछ भी सीखना है, तो इन चीज़ों से बचना सीखना होगा। अगर आम आदमी पार्टी वाक़ई कहती है, मान लीजिए टीवी पे आके वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ लड़ा, कांग्रेस बी टीम का काम कर रही थी। इसका मतलब है हरियाणा में आम आदमी पार्टी बी टीम का काम कर रही थी। इसका मतलब है गोवा में आम आदमी पार्टी बी टीम थी। इसका मतलब है हम्म, गुजरात में आम आदमी पार्टी बी टीम थी। ये मुहावरा छोड़ दें तो अच्छा है। क्या कांग्रेस के चुनाव अलग लड़ने की वजह से बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी हारी है? मुझे नहीं लगता। ये भी मुझे नहीं लगता कि अगर 3 हफ्ता पहले इनका कोलिशन हो जाता, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता क्योंकि ये जो मानना कि ये जो 6.5% वोट आए हैं, ये मूलतः बीजेपी विरोधी वोट थे, ये बात सच नहीं। लोकसभा में कांग्रेस को जो वोट आए, अलग लड़ने पे भी और एक साथ लड़ने पे भी, वो बीजेपी विरोधी वोट थे। विधानसभा में कांग्रेस को जो वोट आए हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी विरोधी वोट का है, जो अगर दोनों मिल के लड़ते, तो वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं जाता। वो हो सकता है हम्म, बीजेपी के पास चला जाता, हो सकता है घर पे बैठ जाता। तो जो कागज पे कैलकुलेशन होती है जोड़ के, वो वास्तव में होता नहीं है राजनीति में। और हम्म, उसका एक कारण ये भी है कि जैसा आप जानते हैं, जब लोकसभा में इन्होंने मिलके चुनाव लड़ा, तो दरअसल तो मिलके लड़ा नहीं, कागज पे सिर्फ मिले हुए थे, वास्तव में तो जमीन पे मिले नहीं। उसके बाद जो इनकी राजनीतिक यात्रा है, वो बिल्कुल अलग-अलग रही। अगर लोकसभा चुनाव के समय से मिलके लड़ते,
एक साथ मिलके काम करते और कुछ बड़े मुद्दों को सुलझाते, तो हो सकता है स्थिति अलग होती, लेकिन वो बिल्कुल अलग थी। उसके लिए ना कांग्रेस तैयार थी और सच बात ये है कि अरविंद केजरीवाल कतई तैयार नहीं थे उसके लिए। तो आज वो पलट के कहें कि कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है, तो बहुत ही भोंडा सवाल होगा। ये तो मतलब इसका मतलब है कि आप ना तो गठबंधन करेंगे, ना सामने वाला लड़े मेरे खिलाफ। ये तो संभव नहीं हो सकता ना। अ, लेकिन मेरी ये मान्यता है कि एक जो बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहा है, दिल्ली के लिए खास तौर पे, वो है सांप्रदायिकता का सवाल, कि इन सांप्रदायिकता के सवालों पे आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी ने खुल के बीजेपी वाली लाइन ली और ये कोई कमी नहीं है, कोई उनकी मिस्टेक नहीं है, उनकी सोची-समझी रणनीति है। आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि भाई बीजेपी ने हिंदू वोट की राजनीति की है। ले दे के इस देश के अंदर इसी चौखटे के अंदर अब राजनीति हुआ करेगी। हम भी ये करेंगे, हम बीजेपी से भी ज़्यादा हिंदू अपने आप को साबित करेंगे। तो जब दिल्ली में दंगे होंगे तब हम चुप रहेंगे, जब बुलडोज़र चलेगा तब हम आँख मूंद लेंगे, जब रोहिंग्या का सवाल आएगा तो हम ये साबित करेंगे कि हम बीजेपी से भी ज़्यादा रोहिंग्या विरोधी हैं। तो इस तरह की जब हरकतें करेंगे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इसके अंदर आपका साथ देगी? अ अ, अ, आज के इस परिणाम से एक जो सबक निकलता है, वो सबक बीजेपी के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संबंध की बात से जो निकली है, वो ये कि आप बीजेपी का मुकाबला बीजेपी की पूंछ पकड़ के नहीं कर सकते। बीजेपी की विचारधारा को दोहराते हुए, बीजेपी के जुमलों को स्वीकार करते हुए, उनकी सांप्रदायिक राजनीति में भरोसा जताते हुए आप बीजेपी को हरा नहीं सकते। आपको इन चीजों पे कोई स्टैंड लेना पड़ेगा।